पाठशाला की पहली क्लास, पहले वोट चोरी अब डेटा चोरी। पीएम मोदी पर हर मोबाइल में जासूसी ऐप डालने का आरोप लगाकर इंडी गठबंधन फंस गया क्या? संचार साथी ऐप है क्या? वो करता क्या है? क्या जासूसी कर सकता है, नहीं कर सकता है? पूरा सच बताने वाला कंप्लीट चैप्टर आज खोलने जा रहा हूं। रोहिंग्या घुसपैठियों को भगा रहे नरेंद्र मोदी को घेरने निकले इंडी की सुप्रीम कोर्ट में कैसे छीछालेदर हुई है, आज सबसे पहले इन सब का चैप्टर। देखिए, बहुत दिनों बाद इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव लेकर आया। अब तक ये जो भी माहौल बना रहे थे वो वोट चोरी पर बना रहे थे, एसआईआर पर बना रहे थे कि मोदी आपके वोट का अधिकार छीन लेंगे, नागरिकता छीन लेंगे, वोट चोरी कर लेते हैं। लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो अब ये कहने लगे कि मोदी आपके मोबाइल फोन में जासूस बैठा रहे हैं। आज हर जगह एक ऐप की चर्चा हो रही है और ये ऐप है संचार साथी ऐप। इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया। अरे बाप रे, नरेंद्र मोदी तो जासूसी के लिए आपके मोबाइल में ऐप डाल रहा है, जो आपके फोन में जबरदस्ती डाल दिया जा रहा है। इंडी वाले कहने लगे कि ये ऐप लगाकर मोदी आपके मैसेज पढ़ लेंगे, आपकी बातें सुन लेंगे, आपका ओटीपी देख लेंगे। अब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो बहुतों को डर भी लगेगा, क्योंकि भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। हर 10 में से 8 लोग के पास मोबाइल फोन है आज की डेट में। अब जहां इतनी बड़ी संख्या मोबाइल फोन यूजर्स की हो, वहां मोबाइल के किसी ऐप को लेकर इस तरह की बात होगी तो लोग घबराएंगे कि बाप रे बाप, मेरी जासूसी हो जाएगी, कि सरकार ने कोई ऐप आपकी जासूसी के लिए बना दिया और वो ऐप सरकार जबरदस्ती मोबाइल में डाल रही है, तो होश तो उड़ेंगे लोगों के। लेकिन संचार साथी ऐप का पूरा सच क्या है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार आपके मैसेज पढ़ लेगी, आपकी बातें सुन लेगी, ओटीपी देख लेगी, जासूसी करने जा रही है? क्या इस ऐप को आपको चाहे ना चाहे मोबाइल में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा? डिलीट भी नहीं कर पाइएगा क्या इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी कर दिया गया है? इस पूरे आरोप का सच आपको बताऊं। साथ ही यह भी बात होगी कि भाई, ये लोग इतना रोहिंग्या और घुसपैठियों को निकाले जाने का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन लोगों की छीछालेदर कर दी? कैसे राहुल गांधी आज संसद में मोबाइल देख रहे थे तो बड़ी चर्चा हो रही कि क्या ही देख रहे थे। साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, आरोप की सच्चाई क्या है, सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले हंगामे की एक झलक देखिए। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। संचार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही है? देखिए, कल तक इंडी वाले एसआईआर चिल्ला रहे थे। आज अचानक नैरेटिव बदल दिया और एक ऐप की बात करने लगे कि संचार साथी नाम का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाकर मोदी सरकार आपकी निजता का अधिकार छीन लेगी, आपके पर्सनल डिटेल ले लेगी, आपके पीछे जासूस छोड़ देंगे। पीएम मोदी तानाशाह बनकर भारत को नॉर्थ कोरिया बना देंगे। ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष ने यह नया नैरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के एक नोटिफिकेशन के आधार पर गढ़ दिया। इस नोटिफिकेशन में यह मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि मार्च 2026 से जो नए मोबाइल सेट बिकेंगे उसमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल होकर आना चाहिए। मोबाइल कंपनियों के लिए इसे जरूरी बना दिया गया। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर विपक्ष ने अपने एजेंडे की गाड़ी एसआईआर से घुमाई या जासूसी की तरफ मोड़ दी। यह माहौल बना दिया कि पीएम मोदी अब संचार साथी ऐप के जरिए हर आदमी की जासूसी करने जा रहे हैं। इस ऐप के जरिए सारा डेटा सरकार तक पहुंच जाएगा। मतलब पहले ये लोग वोट चोरी चिल्लाए, अब डेटा चोरी चिल्ला रहे हैं। कभी चौकीदार चोर है चिल्लाते थे। मतलब पूरा फोकस यह है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो चोरी करते हैं, इसको साबित करते हैं। लेकिन इसका सच क्या है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले यह जान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है, जिस पर इंडी गठबंधन हंगामा मचा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी फोन बनाने वाली कंपनियों को कह दिया कि वो इस ऐप को प्री इंस्टॉल कैटेगरी में डाल दें।
प्री इंस्टॉल ऐप वो ऐप होती हैं जो मोबाइल सेट में पहले से लोड होकर आती हैं। जब आप फोन खरीद कर पहली बार ऑन करते हैं तो ये सब ऐप ऑलरेडी मोबाइल में रहता है, इसे आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल हर स्मार्टफोन में ऐसी कई ऐप होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जैसे गूगल मैप, यूट्यूब, जीमेल। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अपने नोटिफिकेशन में सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है कि फ्रॉड रिपोर्टिंग ऐप संचार साथी को अपने नए डिवाइस में प्री इंस्टॉल करके दो। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो मोबाइल बन चुके हैं, जो बिक रहे हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप मोबाइल सेट में डलवाना होगा। यह भी कहा गया है कि सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ऐप मोबाइल डिवाइस में अच्छे से यूजर को विजिबल और एक्सेसिबल भी हो। इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया। कांग्रेस ने फैसले को असंवैधानिक बता दिया कि आप कैसे कर रहे हैं जी कि आप मोबाइल में डलवा दीजिएगा। राज्यसभा में फैसले के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव दे दिया गया। प्रियंका वाड्रा ने कह दिया कि मोदी देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि संचार साथी नहीं, सरकार साथी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसे तानाशाही वाला कदम बता दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी अपने देश के लोगों की जासूसी कराता है, वही मोदी कर रहे हैं। यानी विपक्ष ने इसे पेगासस से जोड़ दिया कि पहले पीएम मोदी पेगासस से लेकर आए थे, अब संचार साथी लेकर आए। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर आपको सच्चाई बता दूं। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं क्या? लोगों के अधिकारों के ऊपर इतना अंकुश लगाने की बात कि उनकी निजता के ऊपर सीधा सीधा हमला होगा। पेगासस के माध्यम से बहुत सारे नेताओं को टारगेट किया गया, अब सीधे सभी लोगों को करेंगे। अच्छे फोन तो आएंगे नहीं, एप्पल का तो मुझे लगता नहीं कि वो चलेगा। पेगासस को लाए हैं, अभी तक उसको काबू में नहीं रखे हैं। हर सरकार से फोन आते हैं, सांसद बोलते हैं, मैं असेंबली वाले बोलते हैं कि हमारा फोन पे वो छापा मार रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम नालायक हो तो हम क्या करें? तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें? सरकार साथी है, क्यों संचार साथी बोल रही हैं? नरेंद्र मोदी जी को लगा कि यार अब सबके फोन में घुस के देखा जाए कहाँ क्या चल रहा है। एक गवर्नमेंट जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के सिंड्रोम से जूझ रहे। यानी हर तरफ से विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब हर मोबाइल में घुसकर जासूसी करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता पेगासस का नाम ले रहे हैं। पहले ये लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पास पेगासस सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने इजराइल से खरीदा है और उसके जरिए विपक्ष की जासूसी करवाते हैं। अब कह रहे हैं कि संचार साथी से जासूसी हो। भाई, पहले विपक्ष तुम ये तय कर लो कि इनके पास है क्या जासूसी के लिए, क्योंकि अगर पीएम मोदी पहले से ही पेगासस से जासूसी करवा रहे हैं तो संचार साथी ऐप की क्या जरूरत है? या फिर विपक्ष ये कह रहा है कि पेगासस से तो जासूसी नहीं हो रही थी, पेगासस है ही नहीं, इसलिए संचार साथी लाया गया है ताकि उससे जासूसी हो सके। दोनों कैसे होगा? ये तो वही वाला हाल हो गया कि भाई पहले ईवीएम से वोट चोरी हो रही थी, अब कह रहे हैं SIR से हो रही है। कभी कहते हैं कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट जो है वो डलवा देते हैं। ए भाई, पहले तय कीजिए कि वोट चोरी कैसे हो रहा है, वैसे ही तय कीजिए कि जासूसी कैसे हो रही है। जिसके पास पेगासस है वो संचार साथी क्यों लाएगा? और जो संचार साथी ला रहा है इसके मतलब उसके पास पेगासस नहीं था, तो इतना गदर काहे काटे थे? देखिए, जासूसी का सहारा तो अक्सर वहां लिया जाता है जहां कोई डर हो, कोई शक हो, कोई चैलेंज हो। विपक्ष की आगे की रणनीति जाननी हो तो उसको सीक्रेट जानने हो तो अलग अलग देशों में लोग जासूसी करवाते हैं। यहां विपक्ष ढेले भर का चुनाव नहीं जीत रहा। कौन बात कर नरेंद्र मोदी को जासूसी करवानी है इनकी? भाई, जासूसी करा के, राहुल गांधी की जासूसी करा के क्या निकलेगा? वहां भी यही बोल रहे होंगे, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, यही सुनना है। यहां तो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष दूर दूर तक है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी तो बैक टू बैक बड़ी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, तो विपक्ष की जासूसी काहे ला कराएंगे भाई? संचार ऐप को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा काट दिया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसे जरूरी क्यों किया गया, अनइंस्टॉल का विकल्प क्यों नहीं दिया, लोगों पर इसे थोपा क्यों जा रहा है। लेकिन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सब क्लियर कर दिया।
कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करना वैकल्पिक है। यूजर के पास यह विकल्प होगा कि वो चाहे तो फोन में रखे, ना तो डिलीट कर दे। यानी मतलब घंटे 2 घंटे भी इनका नैरेटिव इंडी वालों का नहीं चला, इसीलिए इनका जो विश्वास का लेवल है पब्लिक में वो गिरता जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा उठाते हैं जो टिकता नहीं। सुनिए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये ऐप संचार साथी ये चीज क्या है। इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यानी सीधे सीधे सरकार कह रही है कि भाई ये ऐप प्री इंस्टॉल आएगा, आपको डिलीट करना डिलीट कर दो। यही काम नरेंद्र मोदी के पास बचा है कि 140-150 करोड़ लोगों के 120 करोड़ लोग जिनके पास मोबाइल है, उनका जो है वो डेटा देखते रहे, फोन पढ़ते रहे। संचार मंत्री के बयान के बाद कोई शक तो रह नहीं जाता, जब ये ऐप ही वैकल्पिक है तो इसे अपने फोन में नहीं रखना है तो हटा दीजिए। इतना आपको चिंता है कि मेरा डेटा चोरी हो जाएगा। लेकिन इंडी वाले तो संचार मंत्री को ही झूठा बताने लगे। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी संचार साथी ऐप को लेकर जारी नोटिफिकेशन का हवाला देने लगी। नोटिफिकेशन में मोबाइल कंपनियों से कहा गया कि वो ये सुनिश्चित करें कि जब यूजर पहली बार मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करे तो संचार साथी ऐप डिवाइस में यूजर को अच्छे से विजिबल और एक्सेसिबल हो, और उसकी फंक्शनैलिटीज ना तो डिसेबल्ड हो और ना ही रिस्ट्रिक्टेड हो। इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने एक तरह से आरोप लगा दिया कि सरकार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है, ये तो डिलीट ही नहीं हो सकता। लेकिन संचार मंत्री सिंधिया ने कोई गलत बात नहीं बोली, कोई झूठ नहीं बोला, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि इस ऐप को कभी भी अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जब नया मोबाइल लीजिएगा तो मोबाइल को स्टार्ट कर रहे होंगे तो यह ऐप पहले से मौजूद होगा और वर्किंग कंडीशन में होगा। नोटिफिकेशन में यह नहीं कहा गया है कि संचार साथी ऐप अगर आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल भी है तो इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन में यह भी नहीं कहा गया है कि संचार साथी ऐप में आपको साइन अप करना ही होगा, खुद को रजिस्टर करना ही होगा। यह भी नहीं लिखा है कि इसको डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ इतना लिखा है कि हर मोबाइल में इसको डालिए और इसको पहले से तैयार मोड में रखिए। जिसको उसमें रजिस्टर करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, जिसको डिलीट करना होगा डिलीट करेगा। लेकिन ऑपोजिशन को कुछ मिल नहीं रहा है। जो जासूसी हो रही है, आपका मोबाइल का सारा मामला जो है वो मोदी पढ़ लेंगे। यही बात संचार मंत्री भी समझा रहे हैं। सुनिए एक बार इनको, फिर आपको बताऊंगा असली जासूसी वाले ऐप हैं कौन जो आपके मोबाइल में। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डॉर्मेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि एक ऐप है जो सरकार को लगता है कि जरूरी ऐप है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने वो ऐप लोगों के सामने रख दी कि भाई ये देखिए ये जरूरी है, अब यूज करना है तो कीजिए, नहीं करना डिलीट मारिए। लेकिन इंडी गठबंधन ने इसे जासूसी के नैरेटिव से जोड़ दिया। जबकि संचार साथी ऐप का सच क्या है आपको पता है? संचार साथी ऐप एक साइबर सेफ्टी ऐप है। 16 मई 2023 को वेब पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया। इसी साल जनवरी में इसका ऐप लॉन्च हुआ। संचार साथी काम क्या करता है वो भी आपको बताता हूं। जैसे वो जो स्पैम कॉल आती है, फ्रॉड कॉलर्स कॉल करते हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के जरिए।
इससे भारतीय नंबर से इंटरनेशनल कॉल, जो कि अक्सर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होती है, उसे आप रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फोन चोरी हो गया, खो गया, तो आप फोन को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो किसी काम का ना रह जाए चोर के लिए। चोरी हुए मोबाइल को भी रिकवर करने में मदद करता है। आपके नाम पर कुल कितने मोबाइल नंबर वैध या अवैध तरीके से चल रहे हैं यह बताता है। आपका मोबाइल डुप्लीकेट है या असली है, IMEI नंबर के जरिए संचार साथी ऐप इसको पता करने में मदद कर सकता है। कोई फ्रॉड वाला लिंक आपके फोन पर आया तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं आप इस ऐप के जरिए। यानी ये ऐप आपको एक साथ बहुत सारे फ्रॉड से बचाने के लिए, और इस देश में बड़ी संख्या में लोगों को ठगने की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कह रही है कि भाई मोबाइल में डाल के दो, जिसको लगता है बचना है वो एक्टिवेट करेगा, जिसको लगता है ना मेरी जासूसी हो जाएगी वो छोड़ देगा, बंद कर देगा। अक्सर आतंकी या साइबर ठग फेक IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग ऐसे पुराने मोबाइल सेट खरीद लेते हैं जिस पर फर्जी IMEI नंबर हो और फंस जाते हैं। ऐसे फ्रॉड से भी संचार साथी आपको बचा सकता है। और जहां तक रही जासूसी की बात, तो यह ऐप जनवरी में आया था। जासूसी करना ही होता तो PM मोदी तभी फोन में डलवा देते। आप यह भी देखिए कि संचार साथी ने पिछले करीब 2.5 सालों में क्या चमत्कार किया है। अगर आप इसको देखेंगे, जिनको लग रहा है कि अरे सरकार को जरूरत क्या है इस ऐप की, क्यों डालना है, अरे आपके लिए सरकार लेकर आई। जो संचार साथी ऐप है, संचार साथी ऐप, इसके जरिए क्या हासिल किया गया है 2.5 साल में, आप वो देखिए। 42 लाख संदिग्ध मोबाइल को ब्लॉक किया गया है। संदिग्ध मोबाइल जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं 42 लाख। 26 लाख मोबाइल ट्रेस हुए हैं। 26 लाख जो खो गए उनको ट्रेस किया गया है, चोरी हो गए, खो गए। और इसमें 7,23,000 फोन लौटा भी दिए गए, जिनका फोन था कि भाई लीजिए आपका फोन मिल गया। 46 लाख फ्रॉड कॉल पर एक्शन हुआ है कि भाई ये देखिए फ्रॉड कॉल आया है, लोगों ने इसमें रजिस्टर कराया, बताया कि देखिए फ्रॉड कॉल। 6,20,000 फ्रॉड IMEI जो है वो ब्लॉक किया गया है। 6,20,000। इसके वेब पोर्टल यूजर 20 करोड़ से ज्यादा हैं और ऐप यूजर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो भाई अगर सरकार को जासूसी करनी होगी तो 20 करोड़ और 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐप वाला जोड़ दीजिए, 21 साढ़े 21 करोड़ लोग को तो वैसे ही वो डेटा उनके पास मौजूद होगा। देखिए, संचार ऐप को लेकर विपक्ष ऐसे हल्ला मचा रहा है कि ऐप आपकी पूरी प्राइवेसी छीन लेगा, आपकी जासूसी होगी। लेकिन असली जासूस जो स्मार्टफोन में पहले से मौजूद हैं, जिनके बारे में विपक्ष बात नहीं करता, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐप्स हैं, जिनके पास आपका ऐसा डेटा है कि आप सोच नहीं सकते, जो आपकी बात रोज सुनते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, आप क्या खरीदने वाले हैं, ये सब इन ऐप्स को पता होता है। उनके बारे में तो कोई हंगामा नहीं है। और इन ऐप्स को जाने अनजाने में आपने ही अपने डेटा का सारा एक्सेस दिया हुआ है। जैसे मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपकी सारी जानकारी है बॉस, आपकी एक्यूरेट लोकेशन तक उनको पता है, आपके फोन में किस किस का नंबर है ये पता है, आपके वित्तीय लेन देन की एक एक जानकारी है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, आप कौन सा ऐड कितनी देर देख रहे हैं ये भी इनको पता है। उसी हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट का ये ऐड दिखाते हैं। आप ऑनलाइन कंटेंट में क्या देख रहे हैं ये इनको पता है। आप जो बात करते हैं ये उसको भी सुन लेते हैं। यहां तक कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका राजनीतिक झुकाव किस पार्टी की तरफ है, ये सब ये इंस्टाग्राम और फेसबुक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस पे तो कोई बवाल नहीं काट रहे। और यहां लोगों की मदद के लिए एक ऐप आया तो बाप रे बाप, गदर काट दिया इन लोगों ने। ये ऐप्स जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये ऐप्स आपका डेटा लेकर क्या क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताता हूं। साल 2018 में ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें करीब 8 करोड़ 70 लाख लोगों के पर्सनल डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप था कि उसने डेटा फेसबुक से इकट्ठा करवाया, फिर चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और यूके के ब्रेक्जिट रेफरेंडम को प्रभावित करने के आरोप लगे।
इन पर भारत में भी चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे थे। 2018 में इतने बड़े स्कैंडल के बाहर आने के बाद यह कंपनी बंद हो गई। वहीं फेसबुक पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फाइन लगा था। तो आप क्या सोच रहे हैं? ये लोग आपका जो डेटा लेते हैं फेसबुक और इंस्टा, वो आपको ऐड दिखाने के लिए लेते हैं। बॉस आपका दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, और इस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा। संचार साथी आपका कौन कौन सा डेटा लेगा, अब आपको यह भी बताता हूं। आपको मोबाइल में क्या क्या एक्सेस उसको मिलेगा, आपके मोबाइल में, उसको समझिए। यह आपके फोन कॉल्स का डेटा लेगा ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके। यह आपको मैसेज भेज सकेगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो सके। ओटीपी कैसे भेजेगा? नहीं तो कैमरे का एक्सेस लेगा ताकि आप बार बार आपको जो बार कोड स्कैन करना है उसको करके असली IMEI नंबर रजिस्टर करा सके, और किसी चीज के लिए आपके कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेगा। फोटो फाइल एक्सेस कर सकेगा ताकि अपनी कंप्लेन की फोटो और फाइल आप अपलोड कर सकें। तो जब आप अपलोड करने जाइएगा तभी आपकी गैलरी में झांकेगा, पहले नहीं झांकेगा। यानी संचार साथी आपसे वही जानकारी लेगा जो किसी फ्रॉड से आपको बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अगर ये फाइल, फोटो, कॉन्टैक्ट एक्सेस कर ही लेगा तो प्राइवेसी को खतरा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संचार साथी बिना परमिशन के एक भी डेटा नहीं लेता है। जो भी डेटा लिया जाता है वो अन्य ऐप की तरह किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करता है। जब कोई फ्रॉड या चोरी रिपोर्ट होती है तभी यह डेटा केवल जांच एजेंसी को शेयर करेगा। ऐप स्टोर पर साफ साफ डिटेल दी गई है कि यह ऐप यूजर का कोई डेटा इकट्ठा नहीं करता। यानी अगर डेटा इकट्ठा ही नहीं हो रहा है तो आपकी प्राइवेसी को क्या खतरा है? और आपका डेटा थर्ड पार्टी को भी शेयर नहीं हो रहा। खतरा तो तब होगा जब आपका डेटा इकट्ठा करके थर्ड पार्टी को देगा। देखिए, यह भी समझिए कि मोदी सरकार बिना वजह संचार साथी ऐप को पुश नहीं कर रही। आप ये समझिए कि ऐसे ऐप देश के लिए कितने जरूरी हैं। आज करीब 86% हाउस होल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। 2024 में देश भर में करीब 23 लाख साइबर फ्रॉड के इंसिडेंट हुए हैं। इसमें देश का करीब 23,000 करोड़ रुपया लूटा गया है। करीब 53 करोड़ लोग देश में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़े हैं और महीने का 28 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं। आप सोचिए कि मोदी सरकार देश को इतनी बड़ी आपदा से बचाने में लगी है, क्योंकि देश का जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो मोबाइल की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। और यह काम पीएम मोदी पहले भी करते आए हैं। इससे पहले देश की 60% आबादी को डेली 3 स्पैम कॉल आते थे। 2024 में एक दिन के अंदर 1,35,00,000 स्पैम कॉल्स आते थे, लेकिन अब केवल 3 लाख स्पैम कॉल रोजाना आते हैं। सरकार के एक्शन के बाद स्पैम कॉल और मैसेज में 97% की कमी आई। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करके पीएम मोदी अब तक देश का 5,489 करोड़ रुपया बचा चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करना है करेंगे, उसमें विपक्ष को एजेंडा ही मिल रहा है, एजेंडा चलाना है। जैसे पेगासस पे खूब हल्ला मचाया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो पेगासस के जरिए जासूसी करवा रही है। लेकिन जब राहुल गांधी ने जांच के लिए फोन देने के लिए राहुल गांधी से कहा गया कि दिखाइए आपके फोन में पेगासस है कि नहीं, तो फोन देने से मुंह कर गए। इसी तरह कोरोना के दौरान जब आरोग्य सेतु ऐप आया तब भी राहुल गांधी ने इसे सर्विलांस सिस्टम बताया था। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी इतना नीचे ले जा चुका है कि आज लोग कहते हैं कि विपक्ष हंगामा मचा रहा है, इसका मतलब मोदी सरकार ठीक ही कर रही है। यह इन लोगों की हालत हो गई है। संचार साथी ऐप को लेकर नया बवाल इसलिए इंडी गठबंधन कर रहा है क्योंकि इनके सारे एजेंडे फेल होते चले जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि कल जब से संसद खुली तब से SIR को लेकर माहौल बना रहे थे। आज दूसरे दिन भी हंगामा किए। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी की, बॉयकॉट करके आज संसद का दूसरा दिन भी काट दिया। इतना ही, आज संसद परिसर में इंडी गठबंधन ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका सब शामिल हुए। लेकिन बाद में इनका हो हल्ला हंगामे वाला एजेंडा एक झटके में खत्म हो गया जब SIR को लेकर चर्चा का दिन निर्धारित हो गया। संसद में पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इसके बाद मंगलवार को और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी जिसमें SIR का भी जिक्र होगा। अब बताइए, झूठे ना आप दिन बर्बाद कर दिए। सरकार पहले ही बोली थी कि हम कराएंगे SIR, लेकिन समय देख के कराएंगे, लेकिन आपने देश का पैसा और समय बर्बाद कर दिया। इंडी गठबंधन का हाल आप देखिए कि नरेंद्र मोदी कोई भी सुधार करते हैं, कोई भी नई पहल करते हैं तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध शुरू हो जाता है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर इसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन कहलाएगा।
इसी तरह से देश के सभी राज्यों में राज्यपालों के राजभवन का नाम राजभवन से लोक भवन कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी इस तरह से गुलामी की मानसिकता को तोड़ रहे हैं और गुलामी के प्रतीकों को एक एक करके हटा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज ने इस पर भी कह दिया कि पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा, लेकिन पीएम उसमें बैठते कहां हैं? लोगों की सेवा हो उसके लिए बैठना ना पड़ेगा। वो चुनाव प्रचार, उद्घाटन और विदेश यात्रा में ही ज्यादातर रहते हैं। उसमें भी इनको प्रॉब्लम है बॉस, हर चीज में विपक्ष को प्रॉब्लम है और यही बात लोगों को पसंद नहीं आती कि कहीं तो पॉजिटिव रहो यार कि हाँ अच्छा काम किया। चलो इंडी गठबंधन का आप हाल देखिए कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को नरेंद्र मोदी जब भगाने में जुटे तो उस पर भी बवाल करते हैं कि भाई एसआईआर क्यों हो रही। आज इसे लेकर भी इंडी गठबंधन की सुप्रीम कोर्ट में गजब छीछालेदर हो गई। रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर एक मामले में आज खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकता। अगर कोई अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है तो क्या हम उसे यहां रखने का दायित्व रखते हैं? क्या आप जानबूझकर सीमा पार करते हैं, सुरंग या अवैध रास्ते से प्रवेश करते हैं और फिर कहते हैं कि आपको सभी अधिकार मिले? जब कोई अवैध रूप से आता है और कानून के तहत पकड़ा जाता है तो आप चाहते हैं कि हम उसके लिए रेड कारपेट बिछा दें क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई देश के लोगों को देश के संसाधन पर अधिकार मिलेगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को मिलेगा। लेकिन नहीं, विपक्ष को एसआईआर से भी दिक्कत है। इनका हर एजेंडा फेल हो रहा है। इनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए अब ये जासूसी वाला लेके आए, वो भी फेल हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान फेल नहीं हुआ है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर उसी पर। पीएम मोदी का वो सफाई अभियान जिससे बंगाल से यूपी तक में कोहराम मचा है। ममता, अखिलेश, राहुल कैसे सब फंस गए। दिल्ली धमाके के बाद यूपी के मदरसों में क्यों पड़ रहे छापे। तौकीर रजा पर क्यों हो गया बुलडोजर एक्शन, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी इस वक्त उस सफाई अभियान में जुटे हैं जिसमें क्लियर कट बात यह है कि देश को अंदर से खोखला करने वाले, देश के खिलाफ साजिशें करने वालों के लिए अब हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे बल्कि उनका सफाया करेंगे। और नरेंद्र मोदी के इसी सफाई अभियान से बंगाल से लेकर यूपी तक कोहराम मच गया है। कैसे ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश और राहुल गांधी सब पीएम मोदी के सफाई अभियान से मचे कोहराम में फंस गए हैं। बंगाल में इस वक्त घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर क्या हो रहा है। दिल्ली धमाके के बाद यूपी के मदरसों पर छापे क्यों पड़ रहे हैं। यूपी में विवादित मौलाना तौकीर रजा पर बुलडोजर एक्शन कैसे शुरू हो गया फिर से, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। ये लोग हर लोग चाहता है ये सही हो। ये सर अच्छा है, ये बेहतर ही है। नहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठियों को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान से सबसे ज्यादा बवाल मचा है पश्चिम बंगाल में, जहां एसआईआर हो रहा है, जहां घुसपैठियों को भगाने की तस्वीरें सब देख रहे हैं। और इस सफाई अभियान से ममता बनर्जी कई दिनों से भड़की हुई। ममता बनर्जी तो एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर चुकी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को बीएलओ की मौत का जिम्मेदार बता दिया। ममता बनर्जी ने आज एक नया दांव भी चल दिया। ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान 39 लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें 4 बीएलओ भी हैं। ममता बनर्जी ने इन सभी के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। एसआईआर के काम से जुड़े 3 बीएलओ समेत 13 लोग बीमार भी हुए हैं। इनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी तो बीजेपी को धमकी भी दे चुकी है कि अगर एसआईआर नहीं रोका गया तो वो बीजेपी की नींव हिला देंगे। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प ले चुके हैं। एसआईआर इस काम में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है और इससे घुसपैठियों की पहचान भी हो रही है, वोटर लिस्ट की सफाई भी हो रही है। बंगाल में तो एसआईआर का भयंकर असर दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग बंगाल से वापस जा रहे हैं। बंगाल के कई जिलों से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और ये सभी लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अब विपक्ष बताए कि एसआईआर की जरूरत नहीं है, ना होता एसआईआर तो ये लोग निकलते कभी बोरिया बिस्तर बांध के। एसआईआर का भले ही ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में लोग खुश हैं। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हकीमपुर से नवभारत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर गांव में मौजूद हैं
और ये हाकिमपुर का वो इलाका है जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है। बड़ी संख्या में हमने देखा था कि बांग्लादेशी जो हैं वो हाकिमपुर बॉर्डर के रास्ते ही बांग्लादेश गए थे और बड़ी भीड़ भी देखने को मिली थी। एसआईआर का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर गांव में क्या माहौल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दिक्कत नहीं है, इधर हुआ सही हुआ। जब बाहर का आदमी आके इधर वो कर रहा है, हम लोग का जो काम धंधा करते थे उनको वो कम पैसे में कर रहे। हो गया हमारा, करा दिया आपने? जमा दे दिया, एसआईआर करा लिया, पेपर दे दिया, सब हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? सब ठीक ठाक कम्प्लीट कर जमा दवा। फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, फॉर्म भर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। फायदा होगा, नुकसान क्यों होगा? मान लो जितना बांग्लादेश का था वो उधर अपना गांव चला जाएगा, हम लोग अपना खुश है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर होगा और 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर है और लोग बता रहे हैं कि बहुत खुश है। ये वो इलाके हैं जहां से बांग्लादेश की सीमा 1 किलोमीटर दूर है और यहां लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। वोटर लिस्ट में जिनका नाम 2-2 जगह है वो हटेगा और सबसे बड़ी बात कि घुसपैठियों को बाहर जाना होगा। मालदा के लोग क्या कह रहे हैं एसआईआर पर, सुनिए एक बार। बहुत सही हुआ, जरूरी है। क्या फायदा होगा इससे? क्या इससे फायदा होगा जो कोई अगर बाहर का आदमी आएगा तो इधर रुक नहीं पाएगा। एसआई के लिए बहुत अच्छा हो गया है और ये एसआई बहुत अच्छा किया है। ये लोग हर लोग चाहता है एसआई हो। जो शिफ्ट हो गया ना उसको धरा पड़ जाएगा और एसआई अच्छा है। जो मर जाता है वो नाम काटा जाएगा, जिसका जो लड़की का शादी हो जाता है इधर भी रह जाता है नाम, जहाँ पे शादी होता है उधर भी नाम रह जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस लड़की का नाम इधर से कट जाएगा। तो घुसपैठी बांग्लादेश का रहता है, और देश का रहता है, यहाँ हमारा इंडिया का जो है वो अब रहेगा। बंगाल के लोग एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी विरोध पर अड़ी हुई, जबकि बंगाल में एसआईआर के दौरान भयंकर गड़बड़ियां मिल रही। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बंगाल में अब तक 2208 बूथ ऐसे मिले हैं जहां से एक भी नील अनकलेक्टेबल इन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं लौटे। 2208 बूथों पर कोई भी ऐसा वोटर नहीं मिला जिसकी मौत हो गई हो, जो शिफ्ट हो गया हो या जिसका नाम एक से ज्यादा जगह पर हो। ऐसा होना बहुत ही असामान्य है क्योंकि सामान्य तौर पर हर बूथ से कोई ना कोई मृत या शिफ्ट मिल जाता है। चुनाव आयोग ने अब संबंधित जिलों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी और जिला इलेक्शन अधिकारी से जवाब मांगा है। अब तक एसआईआर के दौरान बंगाल में 21 लाख मृत मतदाताओं की पहचान हो चुकी है। बंगाल में सफाई अभियान के साथ साथ एक सफाई अभियान यूपी में भी चल रहा है, लेकिन यूपी में सफाई अभियान सिर्फ एसआईआर को लेकर नहीं हो रहा, बल्कि एक सफाई अभियान दिल्ली ब्लास्ट की साजिश करने वालों से जुड़े लोगों का भी हो रहा है। सीएम योगी ने मदरसों की सिक्योरिटी चेकिंग का आदेश दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन अल फला यूनिवर्सिटी से था, यानी पढ़े लिखे लोग इस तरह के धमाके कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी एटीएस ने यूपी के मदरसों की पूरी जानकारी होने पर जोर दिया है, जिसके बाद सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। इसके मुताबिक यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले हर छात्र की जानकारी मांगी गई है। हर छात्र का स्थायी और अस्थायी पता होना चाहिए, उसकी जानकारी मांगी गई है। छात्रों के अभिभावकों के एक्टिव मोबाइल नंबर की जानकारी, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों और शिक्षकों का बैकग्राउंड, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स की भी जानकारी मांगी गई। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने का भी आदेश दिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब मदरसों की चेकिंग का आदेश, यानी सीएम योगी फ्रंट फुट पर प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। में देखिए किस तरीके से जो टीचर हैं वो बच्चों के वेरीफाई कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनके हैं उनको चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। मकसद ये है कि ये बच्चे जो है वो कहाँ के हैं, कौन बच्चे हैं जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। और शायद इसीलिए सरकार के निर्देश के बाद, सीएम योगी के निर्देश के बाद जो है तमाम मदरसे हैं वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स, उनके जो आई कार्ड्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है जो आधार कार्ड उनके पास है, उनको आधार कार्ड को वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये जो मदरसा है लखनऊ का, इस मदरसे में देखिए क्या जांच क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मैं इनकी आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, फोटो से मैचिंग कर रहा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो कर रहा हूँ, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। अच्छा, तो ये मांगा गया है डॉक्यूमेंट? जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा गया मंत्री जी। क्या मांगा गया है, क्या जानकारी? इसमें ये मांगा गया कि सारे स्टेट किस स्टेट के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के या बंगाल के या किस जगह के, सारा वेरिफिकेशन में विद स्टाफ के, विद बच्चों के सारी चीजें मांगी गई। तो हम लोग ये बच्चों से सारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आधार कार्ड से मैचिंग कर रहे हैं, ये कहाँ है क्या, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद, और ये बहुत जरूरी भी था कि हर एक बच्चे का पुख्ता वेरिफिकेशन हो जाए जिससे वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी संस्था में रहते हैं।
इस चेकिंग अभियान से मदरसों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यूपी में मदरसों की संख्या छोटी मोटी नहीं है। यूपी में लगभग 23,500 मदरसे हैं। 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इसमें से 560 मदरसे एडेड हैं, जिनको सरकार ग्रांट देती है। 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी मदरसों की चेकिंग शुरू हो गई है। छात्रों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, वो कहां से आए हैं, कब से पढ़ रहे हैं। मौलवियों का भी बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरह से मदरसों का मिसयूज ना हो। मदरसों के छात्र इस प्रक्रिया से सहमत हैं और इसे जरूरी भी बता रहे हैं। सुनिए एक बार। आई कार्ड, आधार कार्ड और उसको नाम से मैच करके और इसको पॉजिटिव वे में लेना है, और ताकि इसमें कोई बेहतर ही है। नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जांच हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला कुशीनगर का रहने वाला। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको लगता है ये ठीक है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि लोगों को पता चले कि लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए, और नज़र में रहें, जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मतलब कि कहाँ के हैं ये। बिल्कुल जरूरी सर। तो ये तमाम जो छात्र हैं ये भी इस बात को मानते हैं कि ये जरूरी है। जो यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी मानते हैं कि ये बेहद अहम फैसला है। इधर यूपी के मदरसों की चेकिंग हो रही है, दूसरी तरफ सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। यूपी के बरेली में 26 सितंबर को नमाज के बाद हुए बवाल और हिंसा के बाद आरोप जिसका लगा था तौकीर रजा पर, अब आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने ही लोगों को भड़काया था, जिसके बाद लोगों ने हिंसा और पुलिस पर पथराव किया था। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के बाद मौलाना तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उसी दौरान यह सारा हंगामा हुआ था। बरेली हिंसा के बाद से ही तौकीर रजा पर एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। आज फिर से बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया है। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। आरोप है कि तौकीर रजा के करीबियों के दोनों बारात घर अवैध थे। यानी यूपी में भी जबरदस्त सफाई अभियान चल रहा है। पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। विपक्ष जेनजी को भड़काता रह गया। पीएम मोदी ने वो किया कि जेनजी तो सनातन का झंडा बुलंद करने लगा। 19 साल के जेनजी देवव्रत ने ऐसा क्या किया जो 200 साल में कोई ना कर सका। अब इसका चैप्टर देखिए। राहुल गांधी जिस जेनजी को अपने नैरेटिव का यकीन दिलाने में लगे हैं, वो जेनजी तो सनातन का झंडा बुलंद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 साल में सनातन गौरव के लिए जितने काम किए हैं, उसका महत्व देश का युवा समझने लगा है। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पकड़ा है, वो लगातार जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बात बात पर जेनजी की बात करते हैं। यह अलग बात है कि राहुल गांधी के आरोपों का जेनजी पर असर नहीं हो रहा। देश का युवा देख रहा है कि पीएम मोदी कैसे डेवलपमेंट और सनातन गौरव के बीच बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देशों में जेनजी सरकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, हंगामा और आगजनी हो रही है, वहीं भारत का जेनजी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत कर रहा है। ऐसे ही एक 19 साल के जेनजी देवव्रत महेश रेखे ने आज पीएम मोदी का भी दिल जीत लिया, क्योंकि देवव्रत ने वो कर दिखाया है जिसको पिछले 200 सालों से सनातन के बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। देवव्रत ने 50 दिनों तक चले और वैदिक परंपरा में बेहद कठिन माने जाने वाले दंड क्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए देवव्रत ने 25 लाख से ज्यादा पदों और करीब 2000 कठिन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया, जिसके बाद देवव्रत को दंड क्रम विक्रमादित्य की उपाधि दे दी गई और उनके नाम के आगे वेद मूर्ति जुड़ गया है। यह सिर्फ वैदिक साधना की जीत नहीं है, बल्कि भारत के उस जेनजी की भी झलक है जो सनातन के गौरव को नए शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयार हो रहा है। आज पाठशाला में उस दंडक्रम पारायण की कठिन परीक्षा के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें सफलता पाने वाले देवव्रत सनातन के इतिहास की दूसरी शख्सियत बने। साथ ही सनातन का अलग जगाने में जुटे कुछ और जेनजी से भी आपको मिलवाऊंगा। नरेंद्र मोदी जिस सनातन की अलख जगा रहे हैं, वो कैसे जेनजी तक पहुंच रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखिए, सबसे पहले बात 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत की और उनकी उस उपलब्धि की जिसने पीएम मोदी को भी उनका मुरीद बना दिया। वाराणसी के श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांग वेद विद्यालय में
2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दंडक्रम पारायण का आयोजन हुआ, जिसमें साधु संतों और वेदों के जानकारों की निगरानी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद के कठिन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने का गौरव हासिल किया। देवव्रत सिर्फ 19 साल के और जैसे ही देवव्रत ने 50 दिनों की बेहद कठिन परीक्षा के बाद दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया, वहां मौजूद साधु संतों और देवव्रत के परिवार के लोगों ने मंत्रों के उच्चारण के साथ उन पर फूल बरसाने शुरू किए। यह ऐतिहासिक कामयाबी है। बहुत सोचिए, 200 साल में कोई नहीं कर पाया, कोई छोटी मोटी बात नहीं। इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए फूल की माला पहनाकर देवव्रत का सम्मान किया गया, जिस पर देवव्रत भी भावुक हो गए और अपनी आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। इसके बाद देवव्रत के पिता ने उन्हें गले लगा लिया। देवव्रत महेश रेखे के सफल दंडक्रम पारायण के बाद उनके सम्मान में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें देवव्रत के साथियों ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। वेद मूर्ति बन चुके देवव्रत को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विद्याशंकर भारती जी महाराज ने सोने का कंगन पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें 1,11,116 रुपए की सम्मान राशि भी दी गई। वेदों के बड़े बड़े विद्वान जिस काम को करने से हिचकते हैं, उसे 19 साल के देवव्रत ने जिस तरह हंसते हंसते पूरा कर दिया, इसके पीछे उनकी लंबी साधना है। देवव्रत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। देवव्रत के पिता महेश चंद्रकांत रेखे उनके पहले गुरु हैं। सिर्फ 5 साल की उम्र से देवव्रत ने वेद मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास शुरू कर दिया। वो हर रोज 4 घंटे तक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पीएम मोदी ने भी 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे की इस उपलब्धि का जिक्र किया, जिसके बाद देवव्रत की देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा होने लगी। सनातन संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाली देवव्रत की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने लिखा कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की मंध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंडकर्म पारायणम को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। इसमें अनेक वैदिक रचनाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। यह उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि काशी से सांसद के रूप में उन्हें इस बात का गर्व है कि देवव्रत की यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देश भर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हो गए इस उपलब्धि को देखकर। आज काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देवव्रत महेश रेखे को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। अब यह समझना भी जरूरी है कि वेद मूर्ति देवव्रत की इस उपलब्धि की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और खुद पीएम मोदी ने उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा क्यों बताया। दरअसल दंडक्रम पारायण को बेहद कठिन माना जाता है, इसलिए इसे वैदिक पाठ का मुकुट कहा जाता है, मतलब एकदम टॉप पर। और देवव्रत ने इस पारायण को सबसे कम समय में पूरा करके दिखाया। शुक्ल यजुर्वेद की मंध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों को दंडक्रम पारायण कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाओं में से एक है, जिसमें यज्ञ और दूसरे अनुष्ठानों के लिए मंत्रों और तरीकों का जिक्र है। इसमें दंडक्रम पारायण वेद पाठ करने के 8 तरीकों में एक है, जिसे सबसे कठिन माना गया है। इसके लिए पहले वेद मंत्रों को याद करना पड़ता है और फिर शास्त्रीय शैली में उनका शुद्ध उच्चारण करना होता है। दंडक्रम मतलब हर मंत्र को 11-11 अलग अलग क्रमों में दोहराना होता है। देवव्रत ने लगातार 50 दिनों तक रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मंत्रों का उच्चारण करके दंडक्रम पारायण का सफलतापूर्वक काम पूरा किया। वेद मूर्ति देवव्रत की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वेदों के जानकारों का दावा है कि सनातन के इतिहास में दंडक्रम पारायण अब तक सिर्फ दूसरी बार यह मौका है कि सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया। ज्ञात इतिहास के मुताबिक 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री ने दंडक्रम पारायण को बिना किसी गलती के पूरा किया। आप सोचिए कितना कठिन है कि 200 साल बाद अब जाकर वेद मूर्ति देवव्रत ने इसको पूरा किया। और देवव्रत अकेले जेनजी नहीं है जो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। गुरुग्राम से आई एक तस्वीर देखिए, जहां एक कैफे के बाहर बैठे जेनजी हाथों में गिटार पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी के सनातन की अलख जगाने का इंपैक्ट। सुनिए जरा।
ये है आज का नया सनातनी जेनजी। कैफे भी जाता है, लेकिन कैफे के बाहर बैठ के गर्व से हनुमान चालीसा गाता है। एक नन्हे सनातनी से मिलवाता हूं, जिसने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सनातनी एबीसीडी सिखाना शुरू कर दिया था। सुनिए जरा इसको। यानी देश अब ए फॉर एप्पल से बहुत आगे बढ़ रहा है। अब यह भी देखिए कि यही नन्हा सनातनी जब अहमदाबाद में हरे कृष्ण मंदिर के फंक्शन में पहुंचा तो कैसे लोगों को मॉडर्न अंदाज में सनातनी भजनों में लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। सनातन हर जगह है और इसीलिए हर चीज में सनातन जो है वो अब दिखने लगा है लोगों को। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का युवा देख रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में कैसे दुनिया भर में सनातन का डंका बज रहा है। इसकी तस्वीर पिछले साल भोपाल में गीता जयंती पर हुए कार्यक्रम में भी दिखी थी, जहां 7000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ श्रीमद् भागवत गीता के 30 अध्याय का पाठ किया। भोपाल के लाल परेड मैदान पर हुए इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली थी। और इस बार भी गीता जयंती पर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। कई सारे लोग अब मंदिर जाने लगे हैं। जो युवा सोचता था कि गोवा चलते हैं, गोवा जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अब उसको काशी विश्वनाथ जाने का भी मन करता है। ये बदलाव लाए हैं। तो भारत में तो सनातन की अलख जग रही, लेकिन उधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है सुनिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, इमरान जिंदा है। जो हमने आपको कहा था, पाठशाला में मुनीर का जो प्लान बताया वही कैसे निकलकर सामने आया। इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ, इमरान की बहन ने बाहर आकर क्या बताया, अब इसका चैप्टर देखिए। इमरान खान जेल में जिंदा हैं या मार दिए गए, इसका सच आज सामने आ गया। खुद आज इमरान की बहन को जेल के अंदर भेजा गया था। इमरान खान की बहन जब बाहर आई तो इमरान के बारे में क्या क्या बताया, ये आज आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि मुनीर का जो प्लान हमने आपको पाठशाला में बताया था, ठीक वैसा ही पाकिस्तान में चल रहा है। इमरान खान को 1 महीने से किसी से न मिलवाकर, इमरान खान के समर्थकों को भड़काकर मुनीर ने उस काम की टेस्टिंग कर ली जो काम उसे आगे करना है। क्योंकि पाकिस्तान में तो 1 हफ्ते से बवाल मचा पड़ा है। आज तो ऐसा बवाल हुआ कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद छावनी में बदल गई। रावलपिंडी में पूरे दिन सायरन गूंजते रहे। जिस जेल में इमरान खान बंद है उसके आसपास का पूरा इलाका खाली करा लिया गया। हजारों की संख्या में जब इमरान के समर्थकों ने अडियाला जेल की तरफ कूच किया तो अचानक खबर आई कि इमरान से जेल के अंदर उनकी बहन को मिलवाया जाएगा। इमरान खान की बहन जेल के अंदर इमरान खान से मिलने गई, लेकिन बाहर आकर उन्होंने क्या बताया कि इमरान के साथ जेल में क्या हो रहा है, अभी आपको बताऊंगा। देखिए, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ क्या हुआ, वो जिंदा हैं, मर गए, इसको लेकर बड़ी चर्चा थी। पिछले 14 दिनों से सस्पेंस जो बना हुआ था आज खत्म हो गया। इमरान खान की बहन उज़मा खान नियाजी आज रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंची, जहां उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान से उनकी बहन की 20 मिनट की मुलाकात हुई। जेल से निकलने के बाद उज़मा खान ने बताया कि इमरान खान ठीक है, उन्हें कमरे में बंद करके रखा गया है, मेंटल टॉर्चर भी किया जा रहा है। इमरान खान के साथ मुनीर जो कर रहा है वो इमरान खान के समर्थकों का टेस्ट ले रहा है। इमरान खान के साथ जेल में जो वो काम हो रहे हैं जो जिंदा होकर भी किसी को मार देने जैसे हैं। इमरान खान को एक तरह से जेल में मुनीर तड़पा रहा है और तड़पा कर मार रहा है। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि देखिएगा इमरान खान जिंदा निकलेंगे। ये सिर्फ मुनीर जो है ना वो सारा माहौल बना रहा था और वही हुआ। ये बातें सुनकर ही इमरान के समर्थक भड़के हुए हैं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के समर्थकों ने पहले से ही बवाल काटा हुआ है। उनकी पार्टी के लोगों ने साफ कह दिया था कि अगर आज मुलाकात नहीं होगी तो लड़ाई आर पार की होगी। इमरान खान के जिंदा होने के सबूत दिखाओ या फिर पाकिस्तान के टुकड़े होने से बचाओ। इमरान के समर्थकों का रैला देखकर पाकिस्तान में सबके होश उड़े हुए। इस्लामाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां हाईकोर्ट से लेकर सड़कों तक जबरदस्त नारेबाजी हुई। इमरान खान के समर्थन में सुबह से ही ऐसे ऐसे नारे लगने शुरू हुए कि सरकार के कान सुन रहे। रावलपिंडी में अडियाल जेल को छावनी बना दिया गया था, वहां भी पीटीआई समर्थकों ने कब्जा कर लिया। यहां भी शहबाज पूरी तरह फेल हो। ये तस्वीरें पेशावर की हैं, जहां पीटीआई के समर्थकों ने रावलपिंडी के लिए कूच किया तो सरकार के कान खड़े हो गए। एक तरफ पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, मुनीर भारत के खिलाफ नए नए प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ भारत भी अपनी रक्षा तैयारियों को और पुख्ता करता जा रहा है। आज ही डीआरडीओ ने नया कीर्तिमान रच दिया। चंडीगढ़ में फाइटर जेट की स्वदेशी इजेक्शन सीट का सफल परीक्षण हुआ। फाइटर जेट में तकनीकी खराबी या फिर क्रैश से पहले अपनी जान बचाने के लिए पायलट इस इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करता है। अभी तक दुनिया के चुनिंदा एविएशन कंपनियां ही इस तरह की सीट बनाती थी, लेकिन भारत ने भी अब इसे बनाकर इसका सफल टेस्ट कर लिया। देखिए वीडियो।